Hello and welcome everyone to Smart IS Foundation. You are watching the PYQ analysis with me Raj Gaurav. एंड आज के अपने PYQ एनालिसिस में हम लोग यूपीएससी सीएपीएफ और यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आप इन क्वेश्चंस को ना प्रोबेबल एमसीक्यूज के फॉर्म में भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लास्ट जो पीवाईक्यू एनालिसिस मैंने किया था, अभी रिसेंट का जो पीवाईक्यू एनालिसिस किया और इसके पहले की भी जो पीवाईक्यू एनालिसिस के वीडियो हैं, एक बार जब उनको गो थ्रू करोगे ना तो कई नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे आज के सेशन में हम लोग किसान सभा की बात करेंगे कि पहले कैसे किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ, जो बिहार किसान सभा बना, देन ऑल इंडिया किसान सभा बना। ऑल इंडिया किसान सभा के बारे में 1936 के कांग्रेस सेशन में पढ़ते हैं, पर आगे जाके कांग्रेस से उसकी दूरी बढ़ गई थी। तो ये सारी बातें ना हमें सीखनी है, समझनी है कि क्या रोल है, कैसे डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इक्वली इंपॉर्टेंट टू योर क्लासेस। आप क्लासेस में जो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस। सो इसको भी उसी सिंसियरिटी के साथ देखा करो, रिवाइज किया करो, ठीक है। सो कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, जो यूपीएससी के सीएपीएफ में पूछा गया था। हम ईपीएफओ के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दोनों यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। आपके अपकमिंग एपीएससी हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो या बाकी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स हो, सब में इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन किसके बारे में है, दैट हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कमांडर्स सफर्ड डिफीट इन द हैंड्स ऑफ इन द फेमस बैटल ऑफ चिन्हाट ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। अब 1857 रिवॉल्ट के बारे में तुमने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, या हो सकता है आगे पढ़ोगे, आगे जब क्लासेस होंगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। बट बैटल ऑफ चिन्हाट हम नहीं पढ़ते वहां पर, क्योंकि हर एक चीज ना, हर एक ऐसे छोटे छोटे बैटल्स अगर निकालकर हम क्लासरूम में पढ़ने लग जाए ना, तो एक सब्जेक्ट पूरा करने में 5 से 6 महीने लग जाएंगे। फिर आपका पूरा सिलेबस ना 5 साल में कंप्लीट होगा, पंचवर्षीय परियोजना की तरफ, 5 ईयर प्लान की तरफ। वैसा तो बनाना नहीं है। तो इसलिए हम क्लासरूम में जितना पढ़ते हैं, अब उसको हम कैसे वहां पे सप्लीमेंट करेंगे, तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। सो उनको बड़े सिंसियरली लेना है। इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलेगा, बैटल ऑफ चिन्हाट 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में। आइए पढ़ते हैं बैटल ऑफ चिन्हाट के बारे में। बैटल ऑफ चिन्हाट जो है ना, ये जून 1857 के अराउंड लड़ा गया था। कहां, लखनऊ के पास। लखनऊ के पास ही इस्माइलगंज है, इस्माइलगंज के पास ही जगह क्या पड़ती है, चिन्हाट जगह। यहीं पर ये बैटल ऑफ चिन्हाट की लड़ाई हुई थी जून 1857 में, और बड़ी भीषण लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में ब्रिटिश को हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, this was the battle when the British forces were being represented by Henry Lawrence, और हेनरी लॉरेंस और उनके बाकी जो ट्रूप्स थे, they were defeated। इवन हेनरी लॉरेंस बेचारा इतना इंजर्ड होगा कि फिर बाद में उसकी डेथ भी हो जाएगी बैटल ऑफ चिन्हात के बाद। बाद में जाके फिर ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया। देखो वो भी मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है कि लेटर मार्च 1858 में लखनऊ को कंप्लीटली रिकैप्चर कर लिया गया। और जब रिकैप्चर किया गया तो उसके लीडर कौन थे, सर कॉलिन कैंपेबल। सर आगे लगा रहे हैं, मतलब इनको आगे जाके नाइटहुड मिल गया होगा। तो मिस्टर कॉलिन कैंपेबल ही वाज इन चार्ज ऑफ द रिकैप्चर ऑफ लखनऊ फ्रॉम द रेबल्स इन मार्च 1858। पर उससे पहले जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था, तो जून 1857 के अराउंड जब रिबेलियन स्टार्ट हो गया, तो वहां पर ब्रिटिश कंपनी को भेजा गया था, जिसके लीडर थे हेनरी लॉरेंस। बड़ी भीषण लड़ाई होगी। ब्रिटिश की तरफ से हेनरी लॉरेंस चीफ कमिश्नर थे, और इंडियंस की तरफ से बरकत अहमद थे। ये जो बरकत अहमद है ना, ये भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर थे। 1857 का जो रिवॉल्ट है, इसको स्टार्ट किसने किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स ने ही, सिपाहियों ने ही। तो इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर सिपाहियों ने जब रिवेलियन स्टार्ट किया, जैसे हम मंगल पांडे की बात करते हैं या बाकी सोल्जर्स की, उनमें से एक नाम कौन सा है, बरकत अहमद का। ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर थे पहले, फिर उसके बाद रिवेलियन के पार्ट बनते हैं। तो इन्होंने 1857 में रिबेल सोल्जर्स को लीड किया, दूसरी तरफ ब्रिटिश को लीड कर रहे थे हेनरी लॉरेंस। जीत किसको मिलती है जून 1857 में बैटल ऑफ चिन्हात में, जो लखनऊ के पास लड़ी गई या लखनऊ में लड़ी गई, बरकत अहमद को। हेनरी लॉरेंस इंजर्ड होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो जून 1857 की लड़ाई है ना, जहां पे हमारे रिबल्स को जीत मिली थी, इसको सीज ऑफ लखनऊ के नाम से बुलाया जाता है। दैट इट वाज द सीज ऑफ लखनऊ बाय द रिबल्स of revolt of 1857 and Henry Lawrence died due to battle injuries। फिर लखनऊ को रीसीज किया जाएगा, रिकैप्चर किया जाएगा। ब्रिटिश रिकैप्चर करेंगे कब, कॉलिन कैंपेबल करेंगे मार्च 1858 में। वैसे तो नवंबर 1857 तक लखनऊ लगभग रिकैप्चर हो गया था, पर फॉर्मेलिटीज बाकी थी, तो फॉर्मल रिकैप्चर मार्च 1858 माना जाता है। तो देखो, एक अभी बैटल ऑफ चिन्हाट के एक क्वेश्चन से आंसर सबसे पहले मालूम पड़ा कि आंसर क्या है, हेनरी लॉरेंस। पर आपको बाकी चीजें भी सीखने मिली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
बाकी ये जो हमारे जो नेम है, कैप्टन हर्सी है, फ्रैंकोइस सिस्टन है, चार्ल्स बॉल क्या है, हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे कि भैया ये कौन से खेत की मूली है, ब्रिटिश खेत की ही मूली है, देखते हैं इनका काम क्या है। अच्छा, बाकी हम ये खेत की मूली इनके बारे में आ रहे हैं, कैप्टन हर्सी के बारे में। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मेंशन तुम्हारे लिए मौलवी अहमदुल्ला का भी किया है, ज़रा सुन लो। इसलिए किया है क्योंकि ये जो बैटल ऑफ चिन्हात है, बैटल ऑफ चिन्हात में इंडियन साइड को बरकत अहमद रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर उनके साथ एक और बंदे ने बड़े बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, मौलवी अहमदुल्ला, जिनको डंका शाह के नाम से भी बुलाया जाता है। हैदराबाद में पले बढ़े, पर अपने गले में एक डंका बांधकर, एक ढोलक बांधकर लोगों को इकट्ठा करते थे और फिर लोगों को बताते थे कि आपको ब्रिटिश के अगेंस्ट जिहाद करना है, ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना है। इसलिए लोगों ने उनको डंका शाह के नाम से उपाधि दे दी थी। जब ये फैजाबाद पहुंचते हैं ना, फैजाबाद, राइट, अभी अयोध्या वाला जो रीजन है, इनको अरेस्ट भी कर लिया था ब्रिटिश ने, हालांकि बाद में रिलीज हो गए। और जब रिलीज हो गए बाद में, तो फिर इन्होंने बैटल ऑफ चिन्हात में बरकत खान के साथ मिलकर, अंग्रेजों के अगेंस्ट, बरकत अहमद के साथ मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ी। इवन ये भी चीज याद रखिए, ये सब एनसीईआरटी से भी ली गई इंफॉर्मेशन है। When he was released, जब लखनऊ में 1856 में रिलीज हुए हैं, he was elected by the mutineers of 22nd Native Infantry। 22nd नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स जिन्होंने रिबेल किया था, उन्होंने मौलवी अहमदुल्ला या डंका शाह को अपना लीडर भी चूज किया था। ठीक है, सो मौलवी अहमदुल्ला या डंका शाह एक बड़ा पॉपुलर नेम है, आपको इनके बारे में याद रखना है। और जरा हम मौलवी अहमदुल्ला की बात करें, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर है जीबी मेलिसन, वो बोलता है कि यार मौलवी अहमदुल्ला जो थे ना, वो एक एबल लीडर थे और चपाती मूवमेंट के पीछे उन्हीं का हाथ था। क्या था ये चपाती मूवमेंट? तो एक्चुअली चपाती के ऊपर, रोटी के ऊपर ना मैसेज लिखकर भेजा जाता था। इसको चपाती मूवमेंट भी नाम दिया था कुछ ब्रिटिश ने, जैसे जीबी मेलिसन ने। और कहा जाता है कि ये चपाती का आइडिया मौलवी अहमदुल्ला का था। शाहजहांपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नाना साहेब और खान बहादुर के साथ मिलकर मौलवी अहमदुल्ला यहाँ भी लड़े थे। इट मीन्स मौलवी अहमदुल्ला ही वॉज फाउटिंग अलोंग विथ बरकत अहमद, ही वॉज फाउटिंग अलोंग विथ नाना साहेब एज वेल एज खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ये बरेली वाले हमारे, खान बहादुर खान, शाहजहांपुर बरेली के पास। तो बड़ी बहादुरी के साथ इन सब के साथ मिलकर डंका शाह या मौलवी अहमदुल्ला ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। आगे जाकर धोखे से फिर इनको मार दिया जाता है, मौलवी अहमदुल्ला को। अब बाकी जो नेम थे हमारे क्वेश्चन में, ये जो नेम थे कैप्टन हर्सी, फ्रैंकोइस सिस्टन और चार्ल्स बॉल, इनकी बात करें तो कैप्टन हर्सी जो है, ये भी ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था 1857 के रिवॉल्ट के टाइम में। पर इसके बारे में पता है एक बड़ी खास बात क्या है, कि जब ये लड़ाई में कैप्चर होता है, तो जो इसके सबऑर्डिनेट इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने इसको मारा नहीं, बल्कि एक्चुअली इसको बचा लिया था। और ये बड़ा यूनिक इवेंट हुआ था। एनसीईआरटी की किताबों में और बाकी कई जगहों पर ये मेंशन्ड है दैट ही वाज वन ऑफ द फ्यू ब्रिटिश ऑफिसर हु वाज कैप्चर्ड अलाइव बाय द रेबल्स, बट दे डिड नॉट किल हिम। बल्कि उसको बचा कर रखा था, बाद में सौंप दिया इसको जिंदा। कैप्टन हर्सी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप याद रखिएगा। कैप्टन हर्सी ये इतना हर्षित हो उठा कि सोल्जर्स ने इसको छोड़ दिया, इंडियन जो रेबल्स थे उन्होंने छोड़ दिया, बचा कर रखा, मारा नहीं। फ्रैंकोइस सिस्टन की बात करें तो फ्रैंकोइस सिस्टन सीतापुर, अगेन उत्तर प्रदेश, यहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर था। और इसकी कुछ राइटिंग्स है, फ्रैंकोइस सिस्टम की कुछ राइटिंग है, एनसीईआरटी में बॉक्सेस के फॉर्म में मेंशन्ड है, जो कि उस टाइम में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम में कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसे वर्क करता था, उसके बारे में इसकी राइटिंग से मालूम पड़ता है कि अच्छा, दिस वाज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फ्रैंकोइस सिस्टम को हम इस चीज के लिए याद रखते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर था ये भी, सीतापुर उत्तर प्रदेश का। चार्ल्स बॉल की जहां तक बात करें तो ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। कैप्टन हर्सी पुलिस ऑफिसर, जिसको रेबल्स ने कैप्चर किया पर मारा नहीं, जिंदा रखा। फ्रैंकोइस सिस्टन पुलिस इंस्पेक्टर, जिसने कम्युनिकेशन नेटवर्क रिवॉल्ट के टाइम में कैसा चल रहा था उसके बारे में मेंशन किया है। और चार्ल्स बॉल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था। इसकी जो वर्क है, इसकी जो बुक है, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ना सबसे अर्लीस्ट वर्क माना जाता है। एंड एज पर दिस वर्क, चार्ल्स बॉल के इस वर्क के अकॉर्डिंग, इसने ब्रिटिश पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट किया था कि ये जो रेबेलियन था ये सिर्फ हमारे सोल्जर्स का था, ये क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट लड़ाई थी, वगैरह वगैरह। ब्रिटिश वर्जन है, यही रिप्रेजेंट करने का काम किया इसने। इतना याद रखिएगा, गुड। और इसको रिवाइज करना है ना, नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, बट रिवाइज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें क्या मिला, कुछ लिटरेरी वर्क यहाँ पर दिए गए और सामने ऑथर का नाम दिया गया और पूछा गया कि इनमें से कितने पेयर करेक्टली मैच। और ये अगेन आपको किसी बुक में, एक बुक में ये चारों नाम नहीं मिलेंगे, दैट्स वाई पीवाईक्यू पे आपको डिपेंडेंसी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, है ना। तो पहला क्या है, रिगर्थ दीपिका। सामने ऑथर का नाम है, करेक्ट है या नहीं हम चेक करेंगे। कटका, कटका भी एक वर्क है। दमयंती कथा, ये बड़ा पॉपुलर वर्क है, दमयंती कथा। और यस, यहाँ क्या है,
यशस तिलक चंपू, ये भी है। अब इनके ऑथर के नेम करेक्ट है या नहीं है हमें चेक करना है। चलिए अब हम आते हैं। यहाँ मैंने दो बॉक्सेस बना रखे हैं, पहले आप लेफ्ट वाले साइड के देखो, स्क्रीन के लेफ्ट वाले साइड। तो दमयंती कथा, जिसको नाला चंपू के नाम से भी बुलाया जाता है, दमयंती कथा नाल चंपू, जिसको लिखने वाले क्या है, त्रिविक्रम भट्ट। 10th सेंचुरी के हमारे पोएट हैं, राष्ट्रकूट किंग के कोर्ट में रहते थे, त्रिविक्रम भट्ट। इन्होंने दमयंती कथा या नाल चंपू नाम की बुक लिखी, विच इज a romantic story between King Nal and Princess दमयंती। राजा नल और प्रिंसेस दमयंती के बीच की रोमांटिक कथा, रोमांटिक कहानी दमयंती कथा या नाल चंपू में लिखा गया है, जिसके राइटर हैं त्रिविक्रम भट्ट। तो अब क्या ये सही मैच था, दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट? चलो एक तो हमें करेक्ट मिल गया। दूसरे पर चले, यस तिलक चंपू। यस तिलक चंपू इज रिटन बाय ए जैन पोएट जिनका नाम है सोमदेव। इनको सोमदेव सूरी के नाम से भी बुलाया जाता है। कहा जाता है कि ये भी 10th सेंचुरी के ही पोएट हैं, जिन्होंने यस तिलक चंपू नाम की राइटिंग लिखी। ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को जैन टीचिंग्स के लिए भी याद रखा जाता है और कंटेम्पररी स्टोरीज के लिए भी। यस तिलक चंपू, सोमदेव, क्या ये सही था? तो यस, यस तिलक चंपू सोमदेव ने लिखा है, जैन पोएट। मतलब ये जैनिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट, कंटेम्पररी नॉलेज भी और थोड़ा सा जैन टीचिंग्स भी, दोनों चीज। और दमयंती कथा लव स्टोरी है बिटवीन किंग नल एंड प्रिंसेस दमयंती। दोनों के ऑथर के नाम भी याद रखने, दमयंती कथा के त्रिविक्रम भट्ट एंड यस तिलक चंपू के जैन पोएट सोमदेव। तो दो तो करेक्ट मैच मिल गया। बाकी राइट साइड वाले बॉक्स में आओ, ऋगर्थ दीपक। ऋगर्थ दीपक एक्चुअली ऋग्वेद के ऊपर एक कमेंट्री है। ऋग्वेद, द मोस्ट एंशियंट, द वेरी फर्स्ट वेद, ऋग्वेद, इसके ऊपर ना कई कमेंट्री लिखी गई गाइस। मतलब इसको ना अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑथर ने रिप्रेजेंट किया कि देखो ऋग्वेद का मीनिंग ये है, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि ऋग्वेद अपने आप में नॉलेज का सोर्स माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर कई कमेंट्री, कई वर्जन इसके लिखे गए। उनमें से एक है ऋगर्थ दीपक, जिसके ऑथर हैं वेंकट माधव, है ना, या इनको माधव भी बुलाया जाता है। पर ये माधव योगी नहीं है। बड़ी छोटी सी मगर इंपॉर्टेंट बात है, छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात है कि ऋगर्थ दीपक लिखने वाले हैं वेंकट माधव, बट ही इज नॉट माधव योगी। माधव योगी इज a डिफरेंट पर्सन, वेंकट माधव इज a डिफरेंट पर्सन। ठीक है। व्हाट इज ऋगर्थ दीपक? ऋगर्थ दीपक इज अ कमेंट्री ओवर ऋग्वेद। वेंकट माधव जो हैं, he is also recognized for his significant commentary on the ऋग्वेद, also known as ऋगर्थ प्रकाश और वेदार्थ प्रकाश। मतलब वेंकट माधव जिन्होंने ऋगर्थ दीपक लिखा है, इन्होंने एक और कमेंट्री लिखी है ऋग्वेद के ऊपर, जिसका नाम है ऋगर्थ प्रकाश और वेदार्थ प्रकाश। तो आपको एक और चीज मालूम पड़ गया कि वेंकट माधव का एक और कमेंट्री ऋग्वेद के ऊपर है, ऋगर्थ प्रकाश और वेदार्थ प्रकाश। तो हम यहाँ पर अगर देखें, ऋगर्थ दीपक के सामने माधव योगी का नाम लिखा था। नहीं, माधव योगी गलत है ना, दिस इज अ नॉट करेक्ट मैच, क्योंकि उनका नाम वेंकट माधव है, माधव योगी नहीं है। माधव भी सिर्फ बुलाया जाता है, बट नॉट माधव योगी। माधव योगी डिफरेंट है। उन्होंने कटक लिखा है, कटक विच इज एक्चुअली अ कमेंट्री ऑन रामायण। अभी ऊपर ऋगर्थ दीपक एंड ऋगर्थ प्रकाश इज अ कमेंट्री ऑन ऋग्वेद, वाइट कटक इज द कमेंट्री ऑन रामायण। रामायण के ऊपर कमेंट्री है कटक, जिसको लिखने का काम किया है माधव योगींद्र ने, या शॉर्ट में बोले तो ए माधव योगी ने। सो हमारा ये वाला जो पार्ट था, कटक उनके सामने लिखा है वेंकट माधव, रॉन्ग है। ऋगर्थ दीपक का मैच होना चाहिए वेंकट माधव से, और कटक का मैच होना चाहिए माधव योगी से। सिंस ये दोनों रॉन्ग थे, दो ही पेयर सही है। पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, आंसर क्या होगा? बी, 2। पर यहाँ से आपको ऋगर्थ दीपक, कटक, दमयंती कथा और यश तिलक चंपू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको ये बार बार रिवाइज करके याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था दैट विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया। हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की इंडिया में बात करते हैं, जिसको दादा भाई नौरोजी ने दिया था और बाकी कई हिस्टोरियंस ने या नेशनल मूवमेंट के लीडर्स ने सपोर्ट किया। यहाँ पर एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन आया क्या, कि इंडो रोमन ट्रेड जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भी काफी ग्रो किया और आगे गुप्त रूलर्स के टाइम में भी, एंड लेटर सो ऑन, इंडो रोमन ट्रेड ग्रो करता है। बट कुछ ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने बोला कि इस इंडो रोमन ट्रेड में ना इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा है, और रोमन गोल्ड धीरे धीरे ड्रेन होके कहाँ पहुंच रहा है? इंडिया पहुंच रहा है। तो इनमें से कौन थे? स्ट्रैबो, प्लिनी, पोटेल्मी और डायोक्रेस्टोम। अब हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो इंडो रोमन ट्रेड की जब बात करते हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं कि इंडियन रोमन ट्रेड में इंडियन ट्रेडर्स जो थे, वो यहाँ से स्पाइसेस सप्लाई करते थे, एमडीएच मिर्च, एमडीएच मसाले का तड़का अंग अंग फड़का, रोमन लीडर्स का अंग अंग फड़क जाता था एमडीएच मसाला खाकर। टेक्सटाइल, यहाँ का सिल्क वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट था, है ना।
असम के नॉर्थ ईस्ट से, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से लेकर इंडिया के इंडिया के सदर्न पार्ट में, वहां पर भी सिल्क वर्क बड़ा अच्छा होता था। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे, कॉटन वर्क बड़ा अच्छा होता था। तो ये सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। और रोमन्स उसके बदले में हमको क्या देते थे? सिल्वर, गोल्ड। तो कुछ ग्रीक एंड रोमन ऑथर्स ने बोला कि भैया इतना सिल्वर गोल्ड जो तुम लोग इंडिया भेजते हो, अपने यहाँ के रिच को बोला कि तुम इतना ज्यादा क्यों, तुमको स्पाइसेस चाहिए? इंडिया से परफ्यूम बन के जाता था, है ना, उसकी भी बड़ी डिमांड रहती थी कि तुमको इतना परफ्यूम क्यों चाहिए, इतना सिल्क का क्लोथ क्यों चाहिए? उससे हमारे गोल्ड का ड्रेन हो रहा है इंडिया में। किसने बोला? तो प्लिनी ने बोला। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है नेचुरलिस हिस्टोरिया, है ना, वर्क का नाम भी याद रखेंगे। प्लिनी, एक फेमस ऑथर, राइट। तो इन्होंने बोला कि जो रोमन एलिट है ना, इनको बहुत ज्यादा लत लगी है स्पाइसेज की, सिल्क की, लग्जरी गुड्स की, और इस वजह से रोमन जो गोल्ड है वो इंडिया चला जाता है, ड्रेन ऑफ गोल्ड हो रहा है। अपनी फेमस बुक नेचुरलिस हिस्टोरिया में प्लिनी ने ही मेंशन किया था। तो एक आंसर हमें मिल गया। फिर आते हैं डायोक्राइस्टोन। ड्रायो क्राइसोस्टोम ने भी बोला कि इकोनॉमिक कंडीशन और ट्रेड जो है दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ रोम, दैट इज एक्चुअली इन फेवर ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज द रिच पीपल ऑफ रोमन एम्पायर, they are expending too much silver and gold in getting spices and silk and other such luxurious products। तो हमारे प्लिनी और डायो क्रायोस क्राइकोस प्लिनी एंड डायोक्राइसोस्टोम नाम के ये जो दो ऑथर हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ड्रेन ऑफ गोल्ड टू इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? प्लिनी एंड डायोक्राइसोस्टोम, मतलब 2 और 4। स्ट्रैबो एंड पोचेल्मी जो है, इन्होंने एक्चुअल में ज्योग्राफी पर वर्क किया है। एस्ट्रोबो तो बड़े फेमस ग्रीक ज्योग्राफर एंड फिलोसफर भी माने जाते हैं, और इनकी जो बुक है ज्योग्राफिका, इट इज अ वेरी यूनिक बुक। अभी भी इसका रेफरेंस लिया जाता है। हिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है, और ज्योग्राफिकल मैप्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है। बट यहाँ पर कहीं पर भी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी नहीं मेंशन थी कि ड्रेन ऑफ गोल्ड हो रहा है, वैसा कुछ नहीं। टोचोलमी की बात करें, ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज वर्क ज्योग्राफिया, जिसने मॉडर्न कार्टोग्राफी को डेवलप किया। मॉडर्न कार्टोग्राफी मतलब ये जो मॉडर्न मैपिंग है ना, इसको डेवलप करने के पीछे ज्योग्राफिया का कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। एंड दिस ज्योग्राफिया वाज रिटन बाय प्टोलेमी। ज्योग्राफिका बुक लिखा था स्ट्रैबो ने, बट ज्योग्राफिया लिखा किसने? प्टोलेमी ने। इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी भी दी थी, जिसको पोचैल्मिक थ्योरी बोला जाता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब कि सन, अर्थ स्थिर है, अर्थ स्टेशनरी है, और उसके चारों तरफ सन और मून ये रिवॉल्व करते हैं। ये बड़ी पुरानी थ्योरी थी, ऑब्वियसली ये थ्योरी तो अब गलत हो गई, पर देयर वाज अ टाइम जब इस थ्योरी को भी एक्सेप्ट किया जाता था ग्रीक रोमन एम्पायर में। ठीक है। तो पोचेल्मी एंड स्ट्राबो, इन्होंने ज्योग्राफी पे कंट्रीब्यूशन दिया, इन कंट्रीब्यूशन को भी याद रखेंगे। बाकी प्लिनी एंड डायोक्रोसोस्टोम जो थे, ये हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने दिया, जहां पर इन्होंने रोमन गोल्ड के आउटफ्लो को बताया था, क्रिटिसाइज किया था। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कत्तपयदी सिस्टम, परहिता सिस्टम एंड दृगनिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन पहले केरला पीसीएस में पूछा गया, और जब मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कहीं केरला से रिलेटेड किसी पॉलिटिकल असेंबली को या किसी असेंबली को एड्रेस कर रहे थे ना, तो वहां पर भी उन्होंने ना परहिता सिस्टम का रेफरेंस दिया था। ये न्यूज में भी मेंशन था। तो इस तरह करके यूपीएससी ने उसको कैप्चर कर लिया कि चलो न्यूज में है, मोदी जी ने भी मेंशन किया, केरला पीसीएस में पूछा गया, हम इसको यूपीएससी में पूछ लेते हैं। इसलिए मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि पीवाईक्यू बनाओ। स्टेट पीसीएस के भी पीवाईक्यू यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड वाइस वर्सा यूपीएससी वाले स्टेट पीसीएस में। तो कत्तपयदी, परहिता एंड दृगनिता सिस्टम, ये ना एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। आंसर तो तुमको मिल गया, अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। 7th सेंचुरी की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पे हरिदत्त नाम के पर्सन थे। इन्होंने केरला में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने का काम किया फॉर अदर पीपल, एंड दैट्स वाई अपने सिस्टम का नाम क्या रखा? परहिता। परहिता मीन्स पर के हित में यूज होने वाला, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। नाम क्या रखेंगे? परहित और परहिता सिस्टम। किसने डेवलप किया? हरिदत्ता साहब ने। सो दैट कैलकुलेशन कैन बिकम इजी फॉर द कॉमन यूजर्स। कि एक होता है हमारा मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिस्ट, उससे ज्यादा जो वो तो भाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी कर लेता है, पर जो कॉमन पीपल है ना, वो कैसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेगा? तो हम उसके लिए परहित सिस्टम डेवलप कर देंगे। ये बन गया परहिता। कहा जाता है कि हरिदत्त साहब ने आर्यभट्ट के आर्यभट्टिया से इंस्पिरेशन लेकर परहित सिस्टम को डेवलप किया। आगे जाके कट्टपैदी नाम का सिस्टम भी इसी के थ्रू डेवलप होता है, कट्टपैदी, जो कि और ज्यादा लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता था। दिस परहित एंड कट्टपैदी सिस्टम, इट बिकम वेरी पॉपुलर इन केरला एंड तमिलनाडु। और उसके बाद फिर आगे जाकर दृगनिता नाम का सिस्टम डेवलप होता है। ये दृगनिता काफी बाद में डेवलप हुआ, परमेश्वर नाम के पर्सन ने इसको डेवलप किया था 15th सेंचुरी में।
ठीक है। ऑब्जर्वेशनल एक्यूरेसी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी को और बेहतर बनाने के लिए दृगनीता नाम का सिस्टम डेवलप किया परमेश्वर ने। तो सबसे पहले परहित सिस्टम आता है, हरिदत्त साहब ने डेवलप किया बाय गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के वर्क, आर्यभट्टिया से। कल्पयरी सिस्टम भी इसका एक पार्ट हुआ जिससे लार्ज कैलकुलेशन पॉसिबल हो सका। नाम परहित रखा गया था ताकि दूसरे कॉमन यूजर्स के हित के लिए यूज हो सके। बाद में दृगनीता सिस्टम भी आया 15th सेंचुरी में, काफी लेट से, जिससे कि ऑब्जर्वेशनल एक्यूरेसी एस्ट्रोनॉमिकल या मैथमेटिकल वर्क के लिए और बेहतर हो सके। ये रहा आपके पीवाईक्यू से इंफॉर्मेशन। अदरवाइज ये किसी बुक में मिलता नहीं है, व्हाट इज कट्टपैरी परहित एंड दृगनीता सिस्टम। बुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन 1920 टू 35 इज आर करेक्ट। कि 1920 से लेकर 35 के जो इंडिया था, जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या, इन बिहार एंड बंगाल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओड इट्स इफेक्टिवनेस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स। कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं, तो बिहार बंगाल में वो इतना सक्सेसफुल इसलिए हो पाया क्योंकि पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब कड़ी से कड़ी जोड़ो, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक को ना दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करो, देखो समझना आसान हो जाएगा। गांधी जी आते हैं और अपना पहला एक्सपेरिमेंट चंपारण बिहार में करते हैं, किसके लिए, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए नहीं, वो करते हैं किसके लिए, फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स के लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली बिहार और बंगाल और गुजरात और पूरे इंडिया में फार्मर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी हो जाती है। तो नो डाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिहार बंगाल में पॉपुलर हुआ क्योंकि फार्मर्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या, इन बिहार देवर ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट द प्लांटर्स अंडर द बैनर ऑफ किसान सभा, है ना। तो 20 से लेके 35 तक के इंडिया के बीच बात हो रही है। तो बिल्कुल 1920 से 35 के बीच किसान सभा का फॉर्मेशन हो चुका था। बिहार में ही इसका फॉर्मेशन सबसे पहले हुआ। किन लीडर्स ने किया वो आज हम पढ़ेंगे। जो कि प्लांटर्स के अगेंस्ट, मतलब जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे या हमारे बड़े जमींदार होते थे, उनके अगेंस्ट एक ग्रुप बना किसान सभा फार्मर्स का। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट। थर्ड, इन मिदनापुर इन बंगाल, मिदनापुर बंगाल में है, माहिष्य पीजेंट्स रैलीड अगेंस्ट द टैक्सेस ऑफ यूनियन बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीरेंद्रनाथ ससमल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि मिदनापुर बंगाल में माहिष्य नाम का एक ग्रुप है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये यूनियन बोर्ड का जो टैक्सेस था ना, उसके अगेंस्ट रैली करता है, उसके अगेंस्ट इकट्ठा होता है। किसके लीडरशिप में, बीरेंद्रनाथ ससमल के लीडरशिप में। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, 1 2 एंड 3 वुड बी द आंसर। अब जरा हम इनके बारे में पढ़ लें। सबसे पहले हम बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की बात करेंगे। एक्चुअली में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन कब होता है, देखो यहाँ 1929 में सोनपुर मेले में ही किया जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं। सोनपुर का मेला बड़ा फेमस है गाइस, वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल फेयर बिहार में लगता है, गंगा और गंडक के बैंक पर। याद रख लो, लिख लेना, गंगा एंड गंडक रिवर के बैंक पर। कौन सा, गंगा एंड गंडक रिवर का बैंक जो है, या जहां उसका संगम होता है, वहीं पर मेला लगता है। सोनपुर मेला एनुअल फेयर है, दिसंबर के टाइम में, नवंबर दिसंबर के टाइम में लगता है। तो यही नवंबर 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ, जिसका टारगेट रखा गया कि बिहार के किसानों को लैंडलॉर्ड जमींदार प्लांटर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाएगा। फोर्स्ड लेबर जिसको यहाँ पे बेगारी बोलते थे, उससे बचाया जाएगा। हेवी लैंड रेवेन्यू से बचाया जाएगा। ये सारी टारगेट्स इसके रखे गए थे बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के। इनके मेन लीडर थे श्री कृष्ण सिंह, है ना, करियानंद शर्मा, और फाउंडेशन करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इससे पहले एक और किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था 22-23 के टाइम में, जो कि मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह ने किया था मुंगेर में। मतलब बिहार से पहले किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1922 1922-23 में, जिसको स्टार्ट किया मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह का आगे जाकर इंडिपेंडेंट बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जरा पढ़ना तो श्री कृष्ण सिंह का क्या रोल है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो यही श्री कृष्ण सिंह एंड मोहम्मद जुबैर ने सबसे पहले किसान सभा छोटे से लेवल पर मुंगेर बिहार से स्टार्ट किया, जिसको आगे जाके स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में फॉर्मली क्या नाम दिया, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। और ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा आगे जाकर किसके फाउंडेशन का इंस्पिरेशन बनता है, ऑल इंडिया किसान सभा। कब बनता है ऑल इंडिया किसान सभा, 1936 में। 1936 में लखनऊ में एक सेशन हो रहा है, कांग्रेस का बड़ा फेमस सेशन। और इस सेशन के जो लीडर है ना, वो हम सबके प्यारे हैं, बच्चों के प्यारे हैं। तो हिंट मैंने तुम्हें दे दिया। कौन से लीडर हैं 1936 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट, वो मुझे बता दीजिए। और यहीं पर कांग्रेस के ही बिल्डिंग में, कांग्रेस के ही प्रेमिसेस में ऑल इंडिया किसान सभा का फॉर्मेशन होता है। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा अब क्या बन गई, ऑल इंडिया किसान सभा, जिसके पहले प्रेसिडेंट होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बनाई थी सोनपुर मेले में 1929 में बिहार में। और इसके साथ साथ बाकी कई लीडर्स भी थे, जैसे एनजी रंगा।
एनजी रंगा सर का भी नाम बड़ा पॉपुलर है। एनजी रंगा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, याद रखना है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा है यूपीएससी ने। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले प्रेसिडेंट कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहले जनरल सेक्रेटरी कौन? एनजी रंगा। आगे जाके एनजी रंगा साहब प्रेसिडेंट भी बनेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जनरल सेक्रेटरी भी बनेंगे, तो ये ना चलते रहता था। इसके अलावा बाकी और लीडर्स भी थे, जैसे इंदुलाल याग्निक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जेपी, आचार्य नरेंद्र देव, बंकिम मुखर्जी। ये सब लीडर भी धीरे धीरे किसान सभा से जुड़ते जाएंगे। एनजी रंगा तो पहले दिन से ही थे, जनरल सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। देन ये ऑल इंडिया किसान सभा से रिलेटेड और एक चीज आपको याद रखनी है, 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा ने किसान मैनिफेस्टो रिलीज किया था, और इस किसान मैनिफेस्टो में उन्होंने डिमांड किया था एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड कैंसिलेशन ऑफ रूरल डेट, कि जो जमींदारी सिस्टम चल रहा है इसको एबॉलिश कर दिया जाए और रूरल डेट को कम किया जाए, किसानों के ऊपर जो कर्ज था उस कर्ज को कैंसिल कर दिया जाए और जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से खत्म। कांग्रेस ने इस दिशा में प्रयास किया था, हालांकि जमींदारी सिस्टम को कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकेगी। कई रूरल डेट को कम करने का काम कांग्रेस ने अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में किया था। तो शुरू में ऑल इंडिया किसान सभा और कांग्रेस के बीच में क्लोजनेस भी थी, बट 1936 के अराउंड किसान मैनिफेस्टो तक तो सही था। फिर जब ये जैसे आज ऑल इंडिया किसान सभा के तुम बैनर को देखोगे, फ्लैग को देखोगे, तो उसी टाइम में ये फ्लैग अडॉप्ट किया गया था जहां पे रेड कलर यूज किया गया, और ये रेड कलर ना कम्युनिस्ट आइडिया के साथ इनके क्लोजनेस को दिखाया जाता था। ये ऑल इंडिया किसान सभा आज अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से भी जानी जाती है गाइज। अभी जब वो फार्म एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो दिल्ली में अखिल भारतीय किसान सभा काफी पॉपुलर थी तभी। ठीक है, तो 1936 के बाद फिर क्या देखा गया कि धीरे धीरे सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के साथ इनका क्लोजनेस बढ़ रहा है। फिर आगे क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। तो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में सिंस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्विट इंडिया का पार्ट नहीं बनती है, तो ऑल इंडिया किसान सभा ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट से दूर रहना डिसाइड किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पर, that all India Kisan Sabha, which started its function from Congress in 1936, did not participate in the very famous Quit India movement in 1942. और ये जो कम्युनिस्ट के साथ इनकी क्लोजनेस बढ़ रही थी, इसके वजह से एनजी रंगा, इंदुलाल याग्निक एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती ने आगे जाके ऑल इंडिया किसान सभा भी छोड़ दी। जब ये लीडर दूर होने लग गए तो ऑल इंडिया किसान सभा का जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम हो चला था। ठीक है, अब बात हो जाती है एक और ग्रुप की, महिष्य ग्रुप की। तो महिष्य जो है ना, ये बंगाल को बिलोंग करता है, हिंदू कम्युनिटी वाला ग्रुप है। बंगाल के ये हिंदू फार्मर्स ग्रुप है। हिंदू और मुस्लिम फार्मर ये हम अभी इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में एक टाइम में ये हिंदू एंड मुस्लिम फार्मर्स के बीच में डिवीजन हो गया था, स्पेशली 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया कि ईस्ट बंगाल के जो फार्मर्स थे वो मोस्टली मुस्लिम पॉपुलेशन को बिलोंग करते थे, एंड दैट्स व्हाई वेरी लेस पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो महिष्य ग्रुप है ये हिंदू फार्मर्स का ग्रुप है। पहले ये फिशर फोक थे, मछली पालन का काम करते थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, इसलिए इनको ट्रेडिशनली बंगाल में चासी एंड कई बड़ता भी बुलाते हैं। ये टर्म भी याद रखिएगा, चासी कई बड़ता। चासी मतलब कल्टीवेटर, टिलर्स, एंड कई बड़ता मतलब फिशर फोक। बट बाद में इन्होंने फिशरी का काम छोड़कर, फिशरीज का काम छोड़कर पूरी तरह से खेती स्टार्ट कर ली थी। इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय भी क्लेम किया था। हालांकि ये वैसे जो कास्ट हायरार्की की बात करें तो क्षत्रिय इन्होंने खुद को क्लेम किया, बट बंगाल की एग्रीकल्चर कम्युनिटी में ये मिडिल कास्ट कम्युनिटीज को ज्यादा रेफर करते थे। वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू कास्ट ग्रुप बनेगा ये बंगाल में, और बंगाल में जो भी फार्मर्स का स्ट्रगल हुआ उसमें इस महिष्य कम्युनिटी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे 1919 के टाइम में एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स मूवमेंट चलता है अगेंस्ट बीरेंद्र नाथ ससमल। बीरेंद्र नाथ ससमल की लीडरशिप में एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स मूवमेंट चलता है, जिसमें यूनियन लोकल टैक्सेस के अंदर बंगाल में क्या थी, बोर्ड्स बनी हुई थी, ये जो जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड्स होती है ना वैसे ही, तो वो किसानों पर टैक्स लगाती थी। तो हमारे बीरेंद्र नाथ ससमल साहब ने बोला कि किसान हमारा गरीब है और हम यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देंगे, या टैक्स कम करो। यही एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स मूवमेंट 1919-1920 का है, जहां पर महिष्य ग्रुप ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, अच्छा यहाँ पे 1945 कर लीजिएगा, है ना, 1945, 44 नहीं 45 कर लीजिएगा। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 से 45 तक चला, वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है बंगाल में भी। ऐसी कई पैरेलल गवर्नमेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट में बनी, जैसे सतारा में लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट। तो वैसे ही एक पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कहां पर होता है, बंगाल में, जिसको ताम्रलिप्त जातीय सरकार बुलाया जाता है, यही तामलुक रीजन में। क्या नाम रखा गया, ताम्रलिप्त जातीय सरकार इन तामलुक रीजन, जो काफी लंबे टाइम तक चलेगा, जिसमें सचिंद्र नाथ ससमंता एंड मातंगिनी हजारा नाम के लीडर्स ने लीड किया था।
पैरेलल गवर्नमेंट, कि ब्रिटिश से हम अलग हो गए, रीजन को हमने कट कर दिया और यहाँ पर आजाद सरकार चल रही थी इन लीडर्स के लीडरशिप में। सतारा वाली सरकार सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग गवर्नमेंट थी। तो माहिष्य ग्रुप का कंट्रीब्यूशन तो है ना, दे हैव कंट्रीब्यूटेड रियली गुड इन डिफरेंट सेक्टर्स। यहाँ तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, 1 2 एंड 3 आंसर हो गया। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, कांग्रेस के साथ उनका क्लोजनेस, किसान मैनिफेस्टो क्या था, ये सारी चीजें मालूम पड़ी। फिर आपको महिष्य ग्रुप के बारे में भी मालूम पड़ा। इसके बारे में अभी WBPCS में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने वहां से इसको पिक कर लिया और अपने में पूछ लिया। ऐसे पीवाईक्यू पढ़ना है डिटेल में। अब ये एक और क्वेश्चन रहा होम रूल मूवमेंट पे, और ये क्वेश्चन ना, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अपने होम रूल मूवमेंट के नोट्स को रिवाइज करो। अगर आपने अभी पढ़ लिया है, नहीं पढ़ रहा है तो आप आगे पढ़ोगे बिल्कुल। अगर पहले से आपने पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। बाकी क्वेश्चंस का जो भी नोट्स है, ये सारा जो नोट्स है ये कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के फॉर्म में अटैच रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जैसे करना है बनाइए, बट पढ़िए। साथ ही साथ ये जो आर्ट एंड कल्चर की वीडियो है, क्लास 11th एंड क्लास 12 है, इनको भी, ये आपकी ड्यूटी है कि आप यूट्यूब से भी उतनी ही सिंसियरिटी से काम पढ़ाई कीजिए जैसे अपने क्लासरूम में करते हैं। ओके, सो अब हम यूपीएससी पीवाईक्यू के सेशन में नेक्स्ट फिर न्याय क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।